मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर 16 जून को होने वाली आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित समसामयिकी मुद्दों की एक सीरीज चल रही है। और इस सीरीज के अंतर्गत आज यह 5वां एपिसोड है। आज इस एपिसोड के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बहुत चर्चा में रही है समसामयिक मुद्दों के अंतर्गत। वह है पुलिकट झील। जी हाँ, पुलिकट झील क्यों चर्चा में रही है इसको हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने जब भारत के भूगोल का अध्ययन किया होगा तो निश्चित रूप से पुलिकट झील के बारे में भी अध्ययन आपने किया होगा, क्योंकि भारत के भूगोल के अंतर्गत हम इस पर बात करते हैं। अगर आप पुलिकट झील को देखेंगे तो यह चर्चा में क्यों रही। वास्तविकता यह है कि पुलिकट झील में ही एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे पुलिकट पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और इस पक्षी अभयारण्य का विस्तार जितने बड़े भूभाग में है, वहां पर कुछ छोटे छोटे गांव भी हैं जिन्हें राज्य सरकार ने पट्टे पर जमीन देकर बसाया हुआ है। अब मुद्दा यह उठा कि इन बसे हुए गांव में, जो इस पक्षी अभयारण्य के क्षेत्र में जो बसे हुए गांव हैं, उनमें से राज्य सरकार यह चाहती है कि 13 गांवों को इस अधिसूचित पक्षी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए, जिसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का सहारा लिया जा रहा है। तो इसीलिए पुलिकट झील के अंतर्गत अवस्थित पुलिकट पक्षी अभयारण्य बहुत चर्चा में है। शायद अब आप इसकी महत्वता को समझ गए होंगे। तो चलिए, आइए देर नहीं लगाते, सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपनी चीजों को समझते हैं कि क्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैं हर रोज आप लोगों से हर एपिसोड में एक ही बात कहता हूं कि जब भी हम भारत के भूगोल से संबंधित इन समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करें तो आप एक छोटा सा कार्य करके रखा करिए कि आप वीडियो को देखने के क्रम में एटलस ओपन करके रखा करिए, जहां आप पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र भारत का खोल के रखा करिए। तो चलिए, आप लोग खोल के अगर रखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अवस्थिति को देखते हैं कि क्या है, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको आपको जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत, जब आप मैप का अध्ययन कर रहे होंगे तो चीजें जिस क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको दिखाई देंगी। यह आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां यहां पुलिकट झील की अवस्थिति दिखाई दे रही होगी। इस पुलिकट झील का अधिकांश भाग अगर आप लोग देखेंगे तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। लगभग में 95 से 96% भाग इस झील का आंध्र प्रदेश में है, और बहुत ही कम भाग तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में।
तो अब अगर हम लोग इसी मानचित्र को थोड़ा और अलग से बना कर देखें, दो राज्यों को देखकर, तो कुछ इस प्रकार से आपको यह दिखाई देगा। ऐसे करके यह आपको दिखाई देगा। और आप देखेंगे क्या कि यह जो बीच में जो क्षेत्र है, यही ही है पुलिकट झील। यही ही है पुलिकट झील, एक लैगून झील है, यह आपको दिखाई देगी। और यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं ही अवस्थित है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो भारत का रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहां अवस्थित है। अब अगर आप देखोगे तो यहीं ही एक छोटा सा क्षेत्र है जिस पर अवस्थित है आपका पुलिकट पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य यह है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस झील में दक्षिण से एक ऐसे करके नदी आ रही है और यह नदी इस झील में अपना जल विसर्जित कर रही है। एक नदी इधर से जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। एक नदी देखेंगे तो इस तरीके से यह कनेक्ट है और एक नदी अगर आप देखेंगे तो वह ऐसे करते हुए आ रही है और इधर से कनेक्ट है, ये ऐसे। और यह जो पूरा झील का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह झील का क्षेत्र यहाँ से ऐसे करके शुरू होता है, यहाँ से ऐसे करके यह शुरू होता हुआ पूरा आपको दिखाई देगा इस तरीके से। इस तरीके से यह आपको दिखाई देगा। और यहाँ जो तीन नदियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनसे यह जुड़ी हुई है झील, अगर आप देखेंगे दक्षिण में स्वर्णमुखी नदी, और अगर आप देखेंगे कहा जाए कि दक्षिण से अरणी नदी, उत्तर पश्चिम से कलंगी नदी, ये है अरणी नदी। अरणी नदी ये आप देख रहे हैं दक्षिण से इस झील से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट बात करें उत्तर पश्चिम से तो कलंगी नदी यह आपको दिखाई दे रही है, कलंगी नदी यह जुड़ी हुई है। और जो ऊपर से कनेक्ट होती हुई आपको दिखाई दे रही है वो है स्वर्णमुखी नदी। यह है स्वर्णमुखी नदी। स्वर्णमुखी नदी। तो एग्जैक्ट लोकेशंस ये है जो मैंने आपको दिखाया। अब इसको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप ढंग से मानचित्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होनी ही होनी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलिए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरीके की? किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो किसी को बताएं यहां तक, किसी को भी होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, भारत के भूगोल से जीएस की भी चीज़ें सब क्लियर होंगी और वर्तमान में चर्चा में क्यों है यह भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैटर पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।
चलिए अब हम यहाँ बात करना शुरू करते हैं इस पूरी झील को लेकर की चर्चा में। क्यों, पहले झील से संबंधित चीजों पर बात कर लें। पुलिकट झील, अगर आप पुलिकट झील से संबंधित बात करेंगे, अगर इससे संबंधित अगर हम लोग बात करें, तो इस झील की अवस्थिति आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होती है। ठीक है ना। इस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में 96% लगभग है ना, तथा तमिलनाडु लगभग 3% राज्य में प्राप्त होता है, उड़ीसा की चिल्का झील के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी पश्च लेगून झील है। ब्रैकिश वाटर लेगून लेक है, ये लेगून है किसके बाद, उड़ीसा की चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी। उड़ीसा की चिल्का झील के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी पश्च जल ब्रैकिश वाटर लेगून झील है। जो कि खारे पानी की है। किसकी है, खारे पानी की है। यह नदी दक्षिण से अरणी नदी, उत्तर पश्चिम से कलंगी नदी और उत्तर से स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ी हुई यह झील। ठीक है ना, यह झील। अब लोकेशन एक एक चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। यह झील दक्षिण में अरणी नदी, उत्तर पश्चिम में कलंगी नदी, तथा उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ी हुई है। स्वर्ण रेखा नदी से क्या है, जुड़ी हुई है। आई होप यहां तक क्लियर होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह लेगून झील एक आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में भी चिन्हित है और यह 3 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों में से एक है। और ये जो झील है, लेगून झील है, ये अक्टूबर से दिसंबर माह में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून पवनें चलती हैं, यानी कि लौटते हुए मानसून की पवनें जब
कोरोमंडल तट की तरफ जब वर्षा कराती हैं सर्दियों में, शीतकाल में, तो उन्हीं को ही आकर्षित करने का काम करती हैं और उनसे जल प्राप्त करती हैं। यह भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि यह आकर्षित करती हैं किसको? उत्तर पूर्वी मानसून को अक्टूबर के समय में, दिसंबर के समय में। क्लियर है यहां तक? बोलिए। अब बात आती है कि सर श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यह श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा ही इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा, यह जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है, यह भाग, यही ही श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस लैगून झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और इसी पर ही क्या अवस्थित है? भारत का लॉन्चिंग पैड और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। ठीक है ना? इसी द्वीप पर भारत का रॉकेट पैड व सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की अवस्थिति है। क्लियर है यहां तक? बोलिए। तो यह पुलिकट झील के बारे में हम लोगों ने बात की कि क्या है, लेकिन यहां बात आती है कि ये चर्चा में क्यों है। अब हम उस चीज पर बात करेंगे कि साहब यह चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि इसी पुलिकट झील में एक छोटा सा द्वीप के रूप में एक स्थल भाग है जिस पर पुलिकट पक्षी अभयारण्य की अवस्थिति है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसी पक्षी अभयारण्य के एक बहुत बड़े क्षेत्र को तमिलनाडु सरकार जो है गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने वाली है। क्योंकि यह एक पक्षी अभयारण्य है, तो इसकी घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है। तो अब कह रही है कि साहब इसमें से बहुत बड़े क्षेत्र को, कि साहब इस भूभाग से इसको या इस आरक्षित क्षेत्र से क्या करना है? अलग करना है। तो चर्चा में क्यों है, आइए अब इसको जो जाना है उसको लिखते हैं। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चाहूं तो मैं भी टाइप करके पीडीएफ में लगाकर और सरसरा के पढ़ाकर चला जाऊं, मुझे पता है, और ऐसा तकनीकी रूप से सही भी है। लेकिन बात यह आती है कि जो मैं आपको लोकेशन एग्जैक्ट दिखा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं अपने हाथों से लिखूंगा और आप उसको मेरे साथ साथ लिखेंगे, तो देखने और पढ़ने के क्रम में वह स्वतः ही याद हो जाएगा। अगर पीडीएफ में लगाई गई चीज़ों को पढ़ा देने से अगर वह चीज़ याद रहती, तो आप अच्छे अच्छे राइटर्स की किताब पढ़ते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और वह लगा दी जाती स्क्रीन पर और एक व्यक्ति पढ़ता चला जाता और आपको वो कंठस्थ हो जाती और इस एग्जाम को निकालना कितना आसान हो जाता। डिजिटलाइजेशन का उतना ही उपयोग करना है जिससे हमारी जिंदगी सरल बने, ना कि नरक बने। शायद आप समझ गए होंगे।
आपको जान के हैरानी होगी कि यूरोपियन कंट्रीज में वह देश जिन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया था, आज वही ही देश अपने देश के नई पीढ़ी को डिजिटल शिक्षा को कम करके किताबी शिक्षा को जोड़ रही है। वो कह रही है डिजिटल पूरे तरीके से यूज करना गलत है, क्योंकि बच्चे की याददाश्त क्षमता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके रिपोर्ट पढ़िए, बच्चे की याददाश्त क्षमता पर असर पड़ रहा है इससे। बच्चा समझ उस तरीके से नहीं पा रहा, उसका विकास ज्ञान का उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन विकसित देशों ने यह शुरू किया, लेकिन भारत में अभी भी बहुत बड़े स्तर पर लग रहा है लोगों को कि बस यही ही अंतिम है, यहीं से सब कर लेंगे। नहीं, डिजिटल शिक्षा आपके ज्ञान में एक सहायता की भूमिका निभा सकती है। डिजिटल शिक्षा से आप सोचो कि संपूर्ण ज्ञान हो पाए, यह संभव नहीं है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, समय जा रहा होगा, निश्चित रूप से जा रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे मेरा डाटा जा रहा है ना। लेकिन आप यह बताइए, उस डाटा को ध्यान में रख रहे हो या आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है? सोचने वाली विषय है। मैंने कहा ना, मैं चाहूँ मैं भी पीडीएफ लगा सकता हूँ, लेकिन मैं हाथ से स्वतः क्यों लिख रहा हूँ, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि आप जब मेरे साथ लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, वह लोकेशन आपके दिमाग में छप जाएगी, वह चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। अगर आपको यह बात मेरी सही लगती हो तो कमेंट करके बताइएगा इसे, ठीक है? तो चलिए, चर्चा में क्यों, तो मैंने बताया आपको अभी, इस झील में या इस झील के बहुत बड़े भाग को ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, 13 गांव हैं जिनको पट्टे पर भूमि देके बसाया गया है, ठीक है ना, को इस झील के बहुत बड़े भाग को तमिलनाडु सरकार, नहीं ऐसे नहीं, इस झील में अवस्थित पुलिकट पक्षी अभयारण्य में बसे लगभग 13 गांव के क्षेत्रों को तमिलनाडु सरकार गैर अधिसूचित करने जा रही है। क्लियर है यहां तक? अब चूंकि आप खुद ही देख रहे हैं जल से घिरा हुआ भी यह क्षेत्र है, तो जैव विविधता यहां अच्छी खासी होगी। तो जैव विविधता से समृद्ध इस क्षेत्र में जो पट्टी की भूमि पर यह जो गांव बसे हुए हैं इस पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में, इसको इस अभयारण्य क्षेत्र से, संरक्षित क्षेत्र से बाहर करने की सोच रही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहां जिन लोगों की जो भूमि वगैरह है, जो संपत्ति है, उनके दावे को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार ने 2 महीने का समय दिया है उन लोगों को जिनकी यहाँ जमीन है, संपत्ति है, कि भैया इस 13 गांव के क्षेत्र को हम गैर अधिसूचित करने जा रहे हैं। तो अब सरकार अपना होल्ड वहां लगाएगी, तो तय है कि वहां के लोगों की जो संपत्ति है उसका जो निपटान है वह राज्य सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये साफ साफ अंकित है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र को घोषित करते हो या
गैर अधिसूचित करते हो तो वहाँ के लोगों को, जो रहने वाले लोग हैं, उनके मुआवजे का निपटारा आपको करना पड़ेगा। तभी उसके बाद आप अधिसूचना जारी कर सकते हो, अंतिम अधिसूचना। जैसा कि आपको पता ही है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। लेकिन राज्य सरकार अपने राज्य में अवस्थित किसी भी भूमि के क्षेत्र को जैव विविधता के संरक्षण या किसी जीव के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जब घोषित करती है तो पहले उस क्षेत्र को, जिसको वह घोषित करने जा रही है, उसके लिए उसे एक अधिसूचना जारी करनी पड़ती है सरकारी राजपत्र में। फिर अधिसूचना जारी करने के बाद साथ ही साथ उसको भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष महोदय जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे अनुमति लेनी होती है, अनिवार्य है। और तब जाकर वह उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। एक और चीज, मान लीजिए जिस क्षेत्र को राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने जा रही है, यदि उस क्षेत्र में जलीय विविधता से संबंधित भी कोई क्षेत्र है, यानी कोई झील वगैरह है, तो राज्य सरकार को जलीय वन्यजीव बोर्ड से भी अनुमति लेनी पड़ेगी उसे अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने से पहले। आई होप क्लियर हो गया होगा। और फिर उसमें यह भी है कि जिस क्षेत्र को अधिसूचित किया जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संपत्ति के दावों को अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकार को निपटा देना होगा, यानी उनके दावों को पूरा कर देना होगा, उनके मुआवजे को पूरा कर देना होगा। आई होप क्लियर होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थानीय दावों के निपटान के हाली कदमों को और अभयारण्य के समीप जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, संभावित क्षेत्र है, उसमें भी जो कमी हो रही है, पर्यावरणविद इस चीज को लेकर चिंता में है, बहुत ज्यादा चिंता में। क्यों चिंता में है? क्योंकि इस पक्षी अभयारण्य के समीपवर्ती क्षेत्रों में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से इस झील के जलीय जीव पहले से ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं। ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य, अब फैक्ट इसके अंतर्गत क्या क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, सरकार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले सूचना जारी करने से पहले इस क्षेत्र में भूमि के दावों को या दावों का निपटान करना होगा, निपटान करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि आसपास के उद्योग से आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वह पुलिकट झील में पहुंचा। ऑलरेडी वहां के झील के जैव विविधता में फर्क पड़ा ही है। वहां पर एक कहा जाए एक आक्रामक प्रजाति के रूप में चारू मसल जैसी जो आक्रामक प्रजाति है बहुत तेजी से फैल रही है। चारू मसल दिखाता हूं मैं, ठीक है ना, दिखाता हूं आपको, बहुत गंदे रूप में दिखाई देती है अगर आप देखेंगे चारू मसल। ये देखिए कितने गंदे रूप में दिखाई दे रही है।
यह बहुत तेजी से वहां फैल रही है और जिसकी वजह से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पे खतरा आ गया। ये आक्रामक प्रजातियां बहुत तेजी से फैलती है और स्थानीय समुद्री जीवों के लिए खतरा बढ़ गया इसके फैलने से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहां या इस झील में उद्योगों के अपशिष्ट के साथ साथ उद्योगों के बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा के साथ साथ चारू मसल्स जैसी आक्रामक प्रजाति की उपस्थिति से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर संकट बढ़ा है। बढ़ गया है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके से। अब लेकिन जीएस से रिलेटेड इन्हीं सारे मुद्दों को जोड़कर और भी क्या चीज आपसे पूछ सकता है उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्तमान में जारी अधिसूचना के तहत जो जिन क्षेत्रों को, जिन 13 गांवों को इस संरक्षित क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, क्या सर इस पक्षी अभयारण्य के समीपवर्ती क्षेत्र में फैले हुए ये जो गांव हैं 10 किलोमीटर की रेंज में जो फैले होंगे, जिनको पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया होगा, क्या वह क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के दायरे से भी बाहर हो जाएंगे? अगर वह पक्षी अभयारण्य की अधिसूचना से बाहर हो रहे हैं तो, गैर अधिसूचित हो रहे हैं तो वह 13 गांव क्या इको सेंसिटिव जोन से भी वह बाहर हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही ही आपको यूपीएससी फंसाएगा। इन 13 गांवों को अधिसूचित क्षेत्रों की सूची से बाहर किया जा रहा है, संरक्षित क्षेत्र की सूची से बाहर किया जा रहा है, पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, लेकिन इस पक्षी अभयारण्य के चारों तरफ 10 किलोमीटर की रेंज में अवस्थित इको सेंसिटिव जोन के क्षेत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये उसके सीमांकन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी संरक्षित क्षेत्र, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वन्यजीव अभयारण्य हो, उसके आसपास के उसकी सीमा के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। जी हां, तो वह इको सेंसिटिव जोन रहेंगे, बस संरक्षित क्षेत्र के भाग से बाहर आ जाएंगे। अब इको सेंसिटिव जोन क्या है, अगर हम लोग इस पर बात करें, इको सेंसिटिव जोन पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यह समझ में आएगा कि साहब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी भी संरक्षित क्षेत्र, चाहे वो जीवों से संबंधित हो, चाहे वनस्पति से संबंधित क्षेत्र, चाहे जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य, उसके आसपास के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। अब दिमाग में आएगा सर क्या 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता? क्या 10 किलोमीटर की जो रेंज है वह परिवर्तित नहीं हो सकती? जैसे मान लीजिए कि सर आपने जैसे बताया
कि यह मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, आपने कहा इसकी सीमा के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, सर ये वाला भाग कह रहे हैं, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है और इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय घोषित कर सकता है। मैं कहूंगा हाँ, लेकिन सर एक बात बताइए, क्या यह 10 किलोमीटर की रेंज को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया घटाया जा सकता है, मंत्रालय की जो है अनुमति से इसकी सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब दिमाग में आएगा कि सर किसी भी संरक्षित क्षेत्र के चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो है यह शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। शॉक ऑब्जर्वर, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, क्योंकि पता चले इसी से ही क्वेश्चन पूछ लिया। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, अर्थात कहा जाए इस संरक्षित क्षेत्र के आसपास कोई ऐसी गतिविधि हो रही हो, खनन का कार्य हो रहा हो, विकास कार्य हो रहा हो, कोई ऐसा उद्योग हो अवस्थित जो इस राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र में मौजूद जीव जंतु वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही इको सेंसिटिव जोन उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा? सर मान लीजिए इससे 10 किलोमीटर की सीमा से बाहर कोई अगर हो तब, तो 10 किलोमीटर या परिवर्तित सीमा से बाहर अगर कोई उद्योग या ऐसा कोई कार्य है जिससे पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है, इस 10 किलोमीटर से रेंज से बाहर, यहां मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री बन रही है, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्री बन रही है, इस इंडस्ट्री से फैलने वाला प्रदूषण जो है वह सबसे पहले क्या राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करेगा? नहीं। किसको करेगा? इको सेंसिटिव जोन को, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को। अर्थात इससे होने वाले नुकसान को सबसे पहले यह 10 किलोमीटर या वह परिवर्तित क्षेत्र पहले झेलेगा, इसीलिए इसे शॉक ऑब्जर्वर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। एक एक चीज जो मैंने बताई है इसको आप नोट डाउन करिएगा, बाकी तो मैंने सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र से संलग्न पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर शहरीकरण एवं विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव अधिक पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे संरक्षित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए ही इको सेंसिटिव जोन का निर्माण या कहा जाए इसकी स्थापना या घोषणा की जाती है। दूसरा, इको सेंसिटिव जोन से क्या फायदे हैं? इको सेंसिटिव जोन जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके होते हैं, आपको पता है। पहला स्वस्थाने इन सितु, दूसरा बाह्य स्थाने या परास्थाने एक्स सितु। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्वस्थाने संरक्षण में सहयोग करता है, अर्थात स्वस्थाने संरक्षण इन सितु कंजर्वेशन से आशय है कि जो जीव जहां पाया जाता है, जो जीव वनस्पति जंतु जहां अवस्थित है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, उसको वहीं ही संरक्षण उपलब्ध करा देना। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से इस चीज को बढ़ावा मिलता है, जो प्रजाति जहां है अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है तो उसको उसी के ही आवास में क्या मिल जाता है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण मिल जाता है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ले लें, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे हैं, तो एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण हो रहा है या नहीं? ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों में हो रही कमी और मानव पशु संघर्ष को भी कम करता है। तो मैंने आपको इको सेंसिटिव जोन बताया, पुलिकट झील बताया, पुलिकट पक्षी अभयारण्य बताया, यह चर्चा में क्यों है, यह सारी बात बताई। इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का यह एपिसोड, आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर, और अगर आपको यह पसंद आ रहा है सीरीज तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।